दीवान ए खास यानी प्राइवेट ऑडियंस के हॉल में गुलाब जल और महंगे अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। सूरज की रोशनी इंट्रिकेटली कार्व्ड मार्बल स्क्रीन से छनकर आ रही थी। वह रोशनी पॉलिश्ड फ्लोर पर नाच रही थी। यह अनइमेजिनेबल ऑपुलेंस की दुनिया थी, ताकतवर मुगल सल्तनत का दिल। यहां बादशाह शाहजहां बैठे थे, किसी मामूली कुर्सी पर नहीं बल्कि एक सेलेस्टियल वंडर पर। यह सिर्फ एक पावर की सीट नहीं था, यह वास्ट वेल्थ का एक डिक्लेरेशन था। कोलंबिया से पन्ने, बर्मा से माणिक, सीलोन से नीलम, सिंहासन खुद फोकल पॉइंट था, इस वेल्थ के ब्रह्मांड का ग्रेविटेशनल सेंटर। यह सोने और गहनों का एक डैजलिंग कैस्केड था। फारसी से राजदूत, ऑटोमन साम्राज्य से एमिसैरीज और यूरोप से व्यापारी सभी औ में जमे रह जाते। वे बाद में अपनी डायरी में इस नजारे के बारे में लिखते, शब्द ढूंढने में संघर्ष करते। सिंहासन के आसपास के खजाने खुद लेजेंड के लायक थे। मुगलों के लिए दौलत होड़ करने की नहीं थी, बल्कि दिखाने और उसके बीच जीने की थी। यह शासन करने की उनकी डेस्टिनी का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। और इन सबके दिल में पीकॉक थ्रोन था, खजानों की भूमि में सबसे शानदार खजाना। वह अपने खुद के डार्क और मिस्टीरियस फेट का इंतजार कर रहा था। सदियां बीत गईं, मुगल सूरज ढलने लगा। पूरब में एक नई शक्ति उभर रही थी, घोड़ों पर सवार कॉन्करर्स की नहीं बल्कि जहाजों में व्यापारियों की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तलवारें खींचे नहीं बल्कि बही खातों और कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आई। वे व्यापार करने आए थे, कपड़े और मसाले पेश कर रहे थे, लेकिन उनकी एम्बिशन कहीं ज्यादा बड़ी थी। धीरे धीरे, इनेक्सोरेबली, उनका प्रभाव बढ़ता गया। उन्होंने किले बनाए, सीपॉयज के नाम से जाने जाने वाले स्थानीय सैनिकों की सेनाएं खड़ी की और एक भारतीय साम्राज्य को दूसरे के खिलाफ खेला। एक फ्रैगमेंटिंग मुगल साम्राज्य का केओस उनकी एम्बिशंस के लिए एकदम सही माहौल था। जो खजाने कभी भारतीय शक्ति का प्रतीक थे, उन्हें अब बैलेंस शीट पर एसेट्स के रूप में देखा जाता था। व्यापार से शासन में संक्रमण एक धीमी, रेंगने वाली प्रक्रिया थी। कंपनी अधिकारी कभी विनम्र व्यापारी, शक्तिशाली प्रशासक बन गए, नए नवाब्स। वे आलीशान हवेली में रहते थे, उन राजकुमारों की जीवन शैली की नकल करते थे जिन्हें वे व्यवस्थित रूप से हटा रहे थे। उन्होंने भारत को एक सभ्यता के रूप में नहीं बल्कि एक खजाने के बक्से के रूप में देखा जिसे खोला जाना था। जो गहने कभी महाराजाओं के दरबारों को सुशोभित करते थे, वे गायब होने लगे, लंदन के ड्राइंग रूम में फिर से दिखाई देने लगे। यह एक शांत, इंसीडियस प्लंडर था, धन का एक ऐसा हस्तांतरण था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 1857 का वर्ष एक टर्निंग पॉइंट था। द ग्रेट अपराइजिंग, जिसे अंग्रेजों ने सेपॉय म्यूटिनी कहा, आजादी के लिए एक खूनी और हताश संघर्ष था। जब इसे बेरहमी से कुचल दिया गया तो मुगल सत्ता के आखिरी निशान मिट गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया। सैनिकों ने दिल्ली के शानदार रेड फोर्ट में धावा बोला, वही जगह जहां कभी पीकॉक थ्रोन खड़ा था। दीवाने खास के कभी बेदाग संगमरमर के हॉल अब धूल भरी लाल कोट पहने ब्रिटिश सैनिकों से भरे थे। ये आदमी एक इनइमेजिनेबल स्केल की मिठाई की दुकान में छोड़े गए बच्चों की तरह थे। एंटाइटलमेंट की भावना के साथ चलते थे। अधिकारी सूचियों के साथ खड़े थे, व्यवस्थित रूप से उन चीजों को पैक करने का निर्देश दे रहे थे। एक सैनिक अपनी संगीन से दीवार से एक रूबी निकाल सकता था, दूसरा पर्दे के टाईबैग से मोतियों की एक माला फाड़ सकता था। मुगल शिल्प कौशल की नाजुक कलात्मकता उन पर खो गई थी। उन्होंने केवल सोने का कच्चा मूल्य देखा। कोई एक युवा लेफ्टिनेंट की कल्पना कर सकता है, शायद 20 साल से ज्यादा नहीं, जो गहनों के ढेर के सामने खड़ा है। वह हीरे के ढेर में अपने हाथ फेरता है, अपनी त्वचा के खिलाफ ठंडे, कठोर पहलुओं को महसूस करता है। वह एक भारी सोने का हार उठाता है और फिर उसे कैजुअली एक लकड़ी के बक्से में फेंक देता है। लूट केवल गहनों और सोने तक सीमित नहीं थी। पांडुलिपियां, पेंटिंग, वस्त्र। ब्रिटिश केवल एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे, वे एक इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। लाल किले के खाली हॉल इस उल्लंघन के एक मूक गवाह के रूप में खड़े थे, उन खजानों की याद दिलाते थे जिन्होंने भारत से अपनी लंबी अंधेरी यात्रा शुरू की थी। इससे बहुत पहले कि ब्रिटिश ने अपनी सिस्टमैटिक लूट शुरू की, पीकॉक थ्रोन को अपने पहले और सबसे विनाशकारी परीक्षा का सामना किया। 1739 में फारसी सम्राट नादिर शाह उत्तर से नीचे उतरे। वह एक क्रूर और महत्वाकांक्षी सैन्य जीनियस थे और उनका लक्ष्य मुगल साम्राज्य की स्टैगरिंग वेल्थ थी। उन्होंने करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को हराया।
और बिना किसी विरोध के दिल्ली में मार्च किया। लेकिन उनकी मौत की अफवाह ने शहर में दंगा भड़का दिया। नादिर शाह की प्रतिक्रिया तेज और भयानक थी। उन्होंने अपनी सेना को आबादी पर छोड़ दिया और पूरे एक दिन तक दिल्ली की सड़कों पर खून बहता रहा। जब नरसंहार खत्म हुआ तो लूटपाट शुरू हो गई। नादिर शाह को क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह खजाने के लिए आए थे। उन्होंने व्यवस्थित रूप से मुगल खजाने को खाली कर दिया, जो 2 सदियों के शाही शासन में भरे गए थे। लेकिन अल्टीमेट प्राइज रेड फोर्ट में था। वह दीवान ए खास में चले गए और पीकॉक थ्रोन पर अपनी नजरें टिका दी। सिंहासन को नष्ट करना एपिक प्रोपोर्शंस की एक त्रासदी थी। शानदार रचना, जिसे बनाने में 7 साल लगे थे, उसे तोड़ दिया गया। 2 महान मोर अलग कर दिए गए, छतरी को नीचे उतार दिया गया और ज्यूल्ड पैनल्स को उनकी सेटिंग्स से हटा दिया गया। को आई नूर डायमंड, तैमूर रूबी और अनगिनत अन्य प्रसिद्ध रत्न जब्त कर लिए गए। नादिर शाह की लूट इतनी इमेंस थी कि उसे यह सब फारसी वापस ले जाने के लिए सैकड़ों हाथियों, ऊंटों और खच्चरों की जरूरत थी। खजाने का कारवां मीलों तक फैला हुआ कहा जाता था। सोने और गहनों की एक चमकती नदी भारत से बाहर बह रही थी। जब यह चला गया तो इसने मुगल साम्राज्य की आत्मा को अपने साथ ले लिया। पीकॉक थ्रोन एक सिंगल इकाई के रूप में हमेशा के लिए चला गया। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन मजबूत हुआ, बाजारों के अंधेरे कोनों में फुसफुसाहट में कहानियां फैलने लगीं। इन कहानियों में सबसे स्थायी कहानियों में से एक गोल्ड ट्रेन की है। यह एक ट्रेन की बात करती है जिसमें इतनी दौलत भरी थी कि वह एक साम्राज्य को फंड कर सके, जो बिना किसी निशान के गायब हो गई। कहा जाता है कि ट्रेन रात के अंधेरे में निकली थी। उसके डिब्बे भारी पहरे में थे। उसका मैनिफेस्ट एक राज्य रहस्य था। सोने की ईंटों से भरे बक्से, कीमती रत्नों के बोरे, अनमोल कलाकृतियां। यह एक डेस्परेट गैम्बल था। भारत की विरासत का एक टुकड़ा विदेशी शासकों के हाथों से बचाने का एक अंतिम प्रयास। ट्रेन के गायब होने के साथ रहस्य गहरा जाता है। कहानी के अनुसार यह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। क्या यह किसी दूर दराज के पहाड़ी दर्रे में पटरी से उतर गई? क्या इसे डाकुओं ने घात लगाकर हमला किया था? या कहानी के सबसे दिलचस्प संस्करण में क्या इसे जानबूझकर छिपाया गया था? शायद ट्रेन को एक गुप्त सुरंग में ले जाया गया था। खजाने का एक टाइम कैप्सूल बन गया था। भारत के खोए हुए खजानों की तलाश अक्सर फावड़े से नहीं, बल्कि कागज के एक टुकड़े से शुरू होती है। ये क्रिप्टिक दस्तावेज है, प्रतीक, पहेली, सुराग, 3 सिर वाले कोबरा का चित्र, एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश चिन्हित। खजाने का शिकारी एक इतिहासकार, एक भाषाविद और एक जासूस बनना होगा। प्रक्रिया पेंस्टेकिंग है, 1000 टुकड़ों वाली एक पहेली है। लेकिन ऐसी खोज का क्लाइमैक्स हमेशा छिपे हुए प्रवेश द्वार की खोज होती है, जब पूरा कक्ष एक गर्म, सुनहरी चमक से भर जाता है। यह लेजेंड का सामान है। आज 15 सितंबर 2025 है। पीकॉक थ्रोन एक भूत है, एक स्मृति जिसे उन लोगों के खातों से जोड़ा गया है जिन्होंने इसे देखा था। इसके टुकड़े दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। इसका असली रूप इतिहास में खो गया है। को आई नूर डायमंड लंदन के टॉवर में है, ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का एक विवादास्पद सेंटरपीस। रेड फोर्ट के हॉल आंशिक रूप से बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन वे अपने पूर्व सेल्व्स की गूंज हैं। वे एक खोई हुई महिमा के संग्रहालय हैं। उनकी खालीपन किसी भी प्रदर्शनी से ज्यादा बोलती है। हालांकि कहानियां बनी रहती हैं। वे इन कहानियों की एंड्यूरिंग पावर का एक प्रमाण है। कहीं एक दूर दराज की पहाड़ी घाटी में, क्या किसी खाई में अभी भी एक गायब गोल्ड ट्रेन के जंग लगे डिब्बे हैं? क्या कोई भूला हुआ मंदिर है जिसकी कोठरियां अभी भी एक लंबे समय से मृत राजा की दौलत की रक्षा कर रही हैं? ये सवाल हवा में लटके रहते हैं, एक नई पीढ़ी की कल्पनाओं को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक खोजकर्ता सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से लैस खोज जारी रखते हैं। वे प्राचीन ग्रंथों को स्कैन करते हैं और स्थानीय लोक कथाओं की फुसफुसाहट का पालन करते हैं। उसी आशा से प्रेरित होते हैं जिसने सदियों से खजाने के शिकारी को एनिमेटेड किया है, खोज की आशा। भारत के धन का भाग्य, विजय, लालच और रहस्य के धागों से बुना हुआ एक जटिल टैपेस्ट्री है। बहुत कुछ लिया गया, प्रलेखित किया गया और अब विदेशी संग्रहालयों में रहता है। लेकिन बाकी का क्या? उन दौलत का क्या जो सफलतापूर्वक छिपाई गई थी? यह इस जगह में है, ज्ञात और अज्ञात के बीच, कि असली रहस्य निहित है। खजाने सिर्फ सोने और गहनों की भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, वे एक खोई हुई दुनिया के प्रतीक हैं, इतिहास और कला के भंडार हैं। और इसलिए
सवाल बना रहता है, भारत के खजाने अब कहां हैं? क्या वे विदेशी बैंकों की तिजोरियों में बंद हैं? क्या वे इंग्लैंड के कंट्री मनोर के अटारी में भूले हुए बैठे हैं? या उनमें से कुछ अभी भी यहां हैं, भारतीय मिट्टी के नीचे सो रहे हैं, अंधेरे में धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं? खोज जारी है, सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि एक शानदार अतीत से संबंध के लिए। एक शानदार अतीत से संबंध के लिए। खजाने खो गए होंगे, लेकिन उनकी कहानी, वैभव, त्रासदी और स्थायी रहस्य का एक भव्य महाकाव्य खुद एक खजाना है जो आश्चर्य की भावना को मोहित और प्रेरित करना जारी रखता है। नादिर शाह की लूट बिखरी हुई थी, ब्रिटिश लूट को संस्थागत बनाया गया था। बहुत कुछ अब विदेशी संग्रहालयों में रहता है, प्रत्यावर्तन के बारे में चल रही बहसों का विषय। यह धन का एक ऐसा हस्तांतरण था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह इमेंस प्रोपोर्शंस की एक सांस्कृतिक त्रासदी का प्रतिनिधित्व करता है। गोल्ड ट्रेन एक फैंटम है, उन सभी चीजों का प्रतीक जो खो गई और जो शायद, बस शायद, अभी भी मिल सकती है। इसकी कहानी खजाने के शिकारी और इतिहासकारों दोनों के सपनों को बढ़ावा देना जारी रखती है। भारतीय कल्पना के परिदृश्य के माध्यम से एक रहस्य चगिंग करता है। बाजारों के अंधेरे कोनों और पुरानी हवेलियों के शांत आंगनों में फुसफुसाहट में कहानियां आज भी फैलती रहती है। गोल्ड ट्रेन की कहानी सिर्फ एक कहानी से ज्यादा है। यह उस विशाल दौलत का एक शक्तिशाली रूपक है जो भारत से ली गई थी। ये कहानियां उन खजानों की बात करती हैं जो दरारों से फिसल गए, वे दौलत जो कभी रिकॉर्ड नहीं की गई, वे छिपी हुई दौलत, गुप्त इतिहास और अनुत्तरित प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो औपनिवेशिक भारत की कथा को परेशान करते हैं। गोल्ड ट्रेन एक फैंटम है, उन सभी चीजों का प्रतीक जो खो गई और जो शायद, बस शायद, अभी भी मिल सकती है। इसके कहानी खजाने के शिकारी और इतिहासकारों दोनों के सपनों को बढ़ावा देना जारी रखती है। भारतीय कल्पना के परिदृश्य के माध्यम से एक रहस्य चगिंग करता है। भारत के खोए हुए खजानों की तलाश अक्सर एक पुराने भंगुर नक्शे से शुरू होती है। जब पूरा कक्ष एक गर्म, सुनहरी चमक से भर जाता है, यह लेजेंड का सामान है। एक ऐसा दृश्य जो कहानियों में और शायद, बस शायद, वास्तविकता में भी खेला गया है। आज खाली वॉल्ट्स और बिखरे हुए फ्रैगमेंट्स के बीच कहानी जारी है। ये खजाने एक खोई हुई दुनिया के प्रतीक हैं, इतिहास और कला के भंडार। और इसलिए सवाल बना रहता है, भारत के खजाने अब कहां हैं? विदेशी बैंकों में, भूले हुए अटारी में, या भारतीय मिट्टी के नीचे धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं? खोज जारी है, सोने के लिए नहीं, बल्कि एक शानदार अतीत से संबंध के लिए। खजाने खो गए होंगे, लेकिन उनकी कहानी खुद एक खजाना है जो आश्चर्य की भावना को मोहित और प्रेरित करना जारी रखता है।